कहाँ है रे? इधर है सर। सर ये तो एकता शाह की बॉडी है। इसके कान में रिंग नहीं दिख रही है। पटेल मैडम जरा बॉडी सर्व करा। सिर पे गहरी चोट है, सिर की खून भी जमा हुआ लग रहा है। बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो और पूछताछ करो किसी ने यहाँ बॉडी को फेंकते हुए देखा है। और एक काम करो, इसके घर से यहाँ तक का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कुछ क्लू मिलता है। वैसे शिर के ये सायंस से यहाँ क्या कर रही है? एकदम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। देखिए मैडम, संभालिए अपने आप को और एकता के मर्डरर को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। मेरी एकता तो पूना जाने वाली थी, वो वडाला कैसे पहुंच गई सर? पूना जाने वाली थी? पूना कैसे जाने वाली थी? बस से, ट्रेन से? सर एकता हमेशा सायन से बस पकड़ती थी पूना जाने के लिए। सरला, ये लोग क्या कह रहे हैं? एकता हमें छोड़ के चली गई, लेकिन ये कैसे हो सकता है? कुछ बोलो सरला। आप कौन? सर मैं एकता का फादर। सर एकता के कातिल को ढूंढ निकालिए सर, वो मेरा सब कुछ थी सर, उसके अलावा मेरा कोई नहीं। सरला के साथ तो सब खत्म हो चुका है कब का। एकता ने रवि के कन्फेशन का वीडियो बनाया कि उसने सरला का रेप किया है और उसके बाद में रवि ने सुसाइड कर लिया और जिसने वीडियो बनाई उस एकता का भी मर्डर हो गया। बॉडी वडाला में मिली, इसका मतलब वो पूना नहीं गई, ये कंफर्म है। सिर्फ एक काम करो, एकता का पीएम रिपोर्ट आने के बाद उसका मर्डर लोकेशन और तुकाराम का लोकेशन मैच होता है क्या देखो। क्या ऐसा तो नहीं तुकाराम ने बदले की भावना में एकता को मारा हो? ठीक है सर, एक मिनट। हेलो, अच्छा कब की बात है? ठीक है सर, वो निखिल के बैंक अकाउंट के बारे में एक बात पता चली है सर। वो निखिल ने हमसे कहा था कि उसके फादर ने उसके अकाउंट में 75,000 ट्रांसफ़र किए हैं। वो आज पापा ने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन सर वो ट्रांजेक्शन उसके फादर ने नहीं बल्कि एकता के फादर शाह ने किया था। हाँ सर, और उसके एक दिन पहले एक बार और 75,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए और वो ट्रांजेक्शन भी शाह ने किया था। टोटल 1.5 लाख रुपये सर। सिर्के मुझे पहले से लग रहा था ये लड़का झूठ बोल रहा है। क्या निखिल ने पुलिस स्टेशन में बोला? क्यों रे, तू तो उस दिन बोल रहा था तेरे पापा ने पैसे दिए। सुरेश शाह तेरा बाप है? हाँ, 2 दिन में 1.5 लाख रुपए दिए तेरे को। किस चीज के पैसे दिए थे? सर वो कुछ दिन पहले मैंने सरला मैम और सुरेश को झगड़ते हुए देखा था और उनके लॉयर्स भी उनके साथ में ही खड़े थे। मुझे हर महीने एलिमनी के 50,000 रुपए चाहिए, वरना सबके सामने ये जो सती सावित्री समाज सेविका बनी फिरती है ना, वो सारी नौटंकी 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। लालच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। अरे मुझे तो अपने आप पे शर्म आती कि मैंने तुम्हारे जैसे आदमी के साथ शादी की। ये डायलॉग बाजी किसी और के सामने, मुझे मालूम है तो कितनी शरीफ है। बस एक सबूत चाहिए, नहीं कोर्ट में नंगा किया ना तो मैं भी सुरेश शाह नहीं। शाबाश बेटे, तूने मेरा काम आसान कर दिया। आपका काम तो सिर्फ तभी आसान होगा जब आप मुझे इस वीडियो के 2 लाख रुपए दोगे, वरना भूल जाओ। 2 लाख? मैं कहाँ से लाऊं 2 लाख? 50,000 दे सकता हूँ। अगर मुझे इसके 50,000 लेने होते ना तो मैं आपको वीडियो दिखाता ही नहीं। आप फोकट में टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। रिलैक्स, टेक इट इजी, टेक इट इजी। आपस में समझ लेते हैं ना। देखो 2 लाख नहीं, 1.5 लाख दूंगा। फिर सुरेश ने 2 दिन में मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए और मैंने उसे वो वीडियो मेल कर दिया। क्या था वीडियो में? सर उस वीडियो में मेरा क्या था? हाँ, भजन, कीर्तन, भांगड़ा, क्या था? सर वो मेरा और सरला मैम का वीडियो था। निखिल, पढ़ाई का बहुत प्रेशर होगा ना तुम पे?
क्यों ना तुम्हारा प्रेशर थोड़ा हल्का कर दूं? आओ ना मुखिया। मतलब सरला ने खुद उसके साथ सोने के लिए तुम्हें प्रोवोक किया? सर सिर्फ मुझे ही नहीं, जय, रवि और दिवेश को भी प्रोवोक किया सर। लेकिन बाद में उन लड़कों को छोड़ दिया उसने, शायद उन्हें वो लड़के पसंद नहीं आए। एकता को पता था उसकी माँ क्या करती है? मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि सरला मैम ने हमको धमकी दी थी कि एकता मैम या फिर किसी और को कुछ भी पता चला, सरला मैम हम पे रेप केस का चार्ज लगा देगी। अच्छा, ये सुरेश शाह को तूने जो वीडियो दिया तूने खुद बनाया था? नहीं सर, ये वीडियो गोविंद ने रिकॉर्ड किया था। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ वीडियो बन रहा है ना मस्त वीडियो। हाँ, इतनी आसानी से। अब कितनी मेहनत किए हैं हम, मेहनत का फल तो मिलना चाहिए कि नहीं? ज्यादा नहीं, सिर्फ 15,000, वो भी 2 दिन, कोई जल्दी नहीं है। और अगर तुम नहीं देना चाहो ना तो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं तुम्हारे माता पिता को दे देता हूँ, देखते हैं वहाँ पर से कितना पैसा मिलेगा। है। सर गोविंद सिर्फ मुझे ही नहीं, हम सब लड़कों को ब्लैकमेल करता था। और जो आप प्रकाश पटेल का नंबर पूछ रहे थे ना सर, प्रकाश पाटिल कौन है रे? स्टडी ऐप वाले का नंबर है, किसी ऐप बेचने वाले का नहीं था, इसी गोविंद का था। वो इसी नंबर से हमें ब्लैकमेल करता था सर, फ़ोन करके और मैसेज करके। सर गोविंद का कहना है कि वो ये सब कुछ सरला मैम के कहने पे करता है, और जितने भी पैसे उससे आएंगे वो सब पैसे सरला मैम के पास जाएंगे। तुम में से किसी ने गोविंद को पैसे दिए थे? हाँ सर, हम सब लोग फैमिली वालों से एक्स्ट्रा ट्यूशन फीस के नाम पे पैसे मंगाते थे। मतलब रवि को पैसे नहीं मिले और पैसों की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हो सकता है सर, क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब है, एंड आई डोंट थिंक कि 15,000 देना उनके लिए पॉसिबल है। अच्छा, ये वीडियो के बाद तुम और बाकी लड़के सरला के पास फिर से गए थे? कितनी बार? सर अरे कितनी बेड़ा? सब गिनती याद नहीं है सर, जितनी बार उन्होंने बुलाया तो उतनी बार हम लोग गए थे। मैंने उन लड़कों के साथ रिलेशनशिप बनाया क्योंकि वो अडल्ट थे, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल, ये आपने क्राइम नहीं किया, लेकिन गोविंद के साथ उनका वीडियो बनाकर पैसों के लिए उन्हें ब्लैकमेल किया, ये क्राइम किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। किसने बताया आपको? इसने बताया आपको? ये झूठ बोल रहा है सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वीडियो बनाएगा मेरा, ब्लैकमेल करेगा मुझे। झूठ नहीं है साहब, सच कह रहा हूँ मैं। इन्होंने कहा वीडियो बनाओ, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। इन्होंने कहा साहब, झूठ बोल रहा है। कहने पर किया, सभी के कहने पर किया। सर, प्रकाश पाटिल के नाम पर जो फ़ोन लिया गया था वो इस गोविंद के कमरे में मिला है, और इस फ़ोन में वो वीडियो, वो फोटो सब कुछ है, और वो मैसेजेस भी हैं जो उन 3 लड़कों को ब्लैकमेलिंग के लिए भेजे गए थे। देखो बेटा गोविंद, ये शिरके है ना, मार मार के आधा बना देगा, उससे पहले पूरी सच कहानी सुना दे, समझा? तूने मैसेज भेजा था? हाँ साहब, मैंने भेजे थे। बता, तूने उस रात रवि को क्या मैसेज भेजा था? यही कि अगर एक दिन में 20,000 का जुगाड़ नहीं किया ना, वो मैडम के साथ वाला वीडियो उसके माता पिता को दिखा दूंगा। शिरके, इसकी हड्डी पसली एक करो और इस पे चार्ज लगाओ, ब्लैकमेल और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का। नहीं दो इसको। मुझे क्यों पकड़ रहे हो साहब? साहब, इनका मोबाइल था साहब, इनका मोबाइल नहीं, इनके कहने पर मैंने मोबाइल उठाई दिया साहब। आपको पता है आपने क्या किया? देखिए सर, मैं गोविंद नहीं हूँ, मुझे भी लॉ के बारे में थोड़ा बहुत पता है, और वो जो चारों लड़के हैं ना, वो 18 साल के ऊपर के हैं। हमारे बीच में जो भी हुआ है हमारी मर्जी से हुआ है। मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, मैंने कोई इल्लीगल काम नहीं किया। आपकी वजह से रवि की जान गई। आपकी बेटी आपको इनोसेंट समझती थी, और रवि से कन्फेशन के चक्कर में वो खुद कल्प्रिट बन गई, इसीलिए उसका मर्डर हुआ होगा। आपने दूसरों का नहीं, खुद का घर उजाड़ा है। आजकल सब पुलिस को लॉ सिखाते हैं। सर, एकता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के हिसाब से एकता की मौत 8 तारीख को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में हुई है। इसके सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था सर। मतलब जिस दिन ये पुणे जाने वाली थी? राइट सर।
वैसे सर एकता के एक कान की इयरिंग गायब है। हो सकता है कि जिसने इसके ऊपर हमला किया उस वक्त वो कहीं गिर गई हो। रिपोर्ट में ये भी मेंशन है कि एकता 3 महीने प्रेग्नेंट थी। क्या सरला को ये बात पता थी एकता प्रेग्नेंट है? पता नहीं सर, हो भी सकती है और नहीं भी। वैसे सर मैंने एकता के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए हैं और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर मिला है जिससे एकता अक्सर बात करती थी, दिन में भी रात में भी। और जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली हैं तो पता चला है कि वो नंबर किसी दीपक पंडित के नाम रजिस्टर्ड है। मैं और एकता एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाते थे और वहीं हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर मेरी नौकरी एक कॉलेज में लग गई तो मैंने कोचिंग सेंटर छोड़ दिया, लेकिन फिर हम बाहर मिला करते थे। आपको पता था वो प्रेग्नेंट थी? हाँ सर, एकता ने मुझे इसके बारे में थोड़े दिन पहले ही बताया था। हम इसके बारे में मिलके बात करना चाहते थे। 8 तारीख को उसे सायन से बस पकड़ के पुणे जाना था और मैं सायन में ही रहता हूँ, तो हमने सोचा कि मिलके बात कर लेते हैं। 8 तारीख को सुबह हम मिले भी थे। दीपक 3 महीने हो गए, अब तो पेट भी दिखने लगेगा। तुम बताओ मैं कब तक रिलैक्स एकता, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? मैं 1-2 दिन में ही हमारी शादी के बाद तुम्हारी माँ से करूँ। जैसी वो हाँ बोल देंगी ना, हम उसी दिन शादी कर लेंगे। ओके? अच्छा चलो मैं चलती हूँ, वरना लेट हो जाऊंगी। और पुणे पहुँचते ही तुम्हें कॉल करती हूँ। फ़ोन भी गया, जल्दी में चार्ज करना ही भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, पुणे जाके चार्ज कर लेना। उसके बाद मैं उसे बस स्टैंड छोड़ के चला गया। वहां से कहाँ गए? वहाँ से मैं सीधा कॉलेज चला गया था सर, और वहाँ जाके मैंने उसे बहुत बार फ़ोन ट्राई किया, मगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे लगा शायद चार्ज करना भूल गई होगी। फिर सोचा एक बार मुंबई वापस आ जाएगी तो बात कर लेंगे, मगर वो तो वापस आई नहीं सर। बस अगले दिन उसके मर्डर की खबर मैंने न्यूज़पेपर में देखी। तो तू एकता के घर पे भी नहीं गया, हमारे पास भी नहीं आया, यही प्यार था तेरा? रवि, जो कि लालच और हवस का शिकार हुआ था, जिन पर उसने भरोसा किया उन्होंने उसे धोखा दिया। ये रवि का तो केस सॉल्व हो गया, लेकिन एकता के केस में हमारे पास जो सस्पेक्ट था उसके खिलाफ हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं था। दीपक के अलावा एकता की जिंदगी में बाहर का कोई इंसान नहीं था जिसके पास उसके मर्डर का मोटिव हो। इसलिए हमने सरला और सुरेश को खंगालने का डिसीजन लिया। आप क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े? भला मैं क्यों मारूंगी अपनी बेटी को? क्योंकि आपने झूठ बोला, आपके साथ रेप हुआ है, बल्कि आपने रवि और उसके दोस्तों को यूज किया। हाँ करती थी, तो एकता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उल्टा वो मेरे लिए अपने बाप से लड़ गई थी। मतलब जिस दिन एकता पुणे जाने वाली थी उसकी एक रात पहले सुरेश बहुत शराब पीकर घर आया था। अपने आप को बहुत शानी समझती है ना? चलिए, बहुत भारी पड़ेगा। सर, सुरेश नहीं मारा है मेरी बेटी को, उसने जरूर उस दिन का बदला लिया है। सर, सायन बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज में सुरेश एकता को बस से उतारकर गाड़ी में बिठाते हुए दिखा। एकता मेरी बच्ची थी सर, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तू ही बताएगा कैसा मारा? मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने एकता को नहीं मारा। नहीं मारा तो बस स्टैंड किस लिए गया था उसको लेके? सर, मैं सायन बस स्टैंड गया था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने एकता को मारा नहीं सर। मुझे एकता पर बहुत गुस्सा आया था। सरला जैसी औरत के लिए उसने मुझ पर, अपने बाप पर हाथ उठाया था। मुझे उसे सरला की सच्चाई बतानी थी सर, इसलिए घर पहुंचकर मैंने उसे वो वीडियो सेंड किया। लेकिन सुबह तक कोई डिलीवरी रिपोर्ट ही नहीं सर। मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। लैंडलाइन पे फ़ोन किया तो गोविंद ने बताया कि वो सायन बस स्टैंड जाने को निकली है, पुणे जाने के लिए। तो फिर मैं भी वहाँ चला गया सायन बस स्टैंड। एकता, एकता बेटा रुक जाओ प्लीज़। देखो
कल रात जो भी हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी बेटा, एक बार आखिरी बार मेरी बात मान लो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। एकता ऐसा मत करो प्लीज़। देखो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ बेटा। मैं उसे वहाँ से दूर लेके गया और सरला और निखिल का वीडियो दिखाया। नहीं पापा, माँ ऐसा नहीं कर सकती। जरूर निखिल ने कुछ किया। निखिल ही नहीं, तुम्हारी माँ ने सबके साथ ऐसा किया है। रवि ने तुम्हारी माँ का रेप नहीं किया था, तुम्हारी माँ ने उसे फंसाया था अपने जाल में, फिर खुद बचने के लिए सारा इल्जाम उस बेचारे लड़के पे डाल दिया। वो रोते रोते अचानक गाड़ी के बाहर निकली और चली गई, फिर मैं भी वहां से चला गया सर। ये तुम्हारा विजन भी तो हो सकता है। उसको तुम बस स्टैंड लेके गए, फिर वहां से वडाले ले गए, उसको मार दिया और जंगल में फेंक दिया। नहीं सर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। उसके जाने के बाद मैं भी चला गया ऑफिस जाने के लिए नरीमन पॉइंट। सर मेरी बच्ची थी वो, मेरी प्यारी बच्ची, मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? मेरा विश्वास कीजिए सर। छिड़के सर, इसको अंदर लेके जाओ। सर जब तक सच नहीं बोलेगा ना, पानी भी नहीं दूंगा सर। पानी दिखाना भी मत उसको। प्लीज चल, बट प्लीज मेरा विश्वास कीजिए सर। सुरेश शाह को हमने हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसका मोबाइल लोकेशन ये दिखा रहा था कि वो 11:30 बजे सायन से लेके नरीमन पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है, और उसके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में भी वो दिख रहा था। और पीएम रिपोर्ट के हिसाब से एकता का मर्डर मॉर्निंग 10 से 11 के बीच में हुआ था। वडाला में मर्डर करके 15 मिनट के अंदर नरीमन पॉइंट पहुंचना मुश्किल है। एकता के इस मर्डर केस में हम डेड एंड तक पहुंचे थे, तभी एक बात मुझे सूझी। तो ये सरला के साथ जितने लोग भी कार्यक्रम करते थे, उन सब लोगों के तू वीडियो बनाता था, है ना? जी। तो ये 4 लड़कों के अलावा तूने और किसी का वीडियो बनाया था? बनाया। किसका? दीपक पंडित। दीपक पंडित? वो टीचर? तो तूने उसको ब्लैकमेल क्यों नहीं किया? किए थे सब, लेकिन वो लीडर निकला साहब, बोला जो करना है करो, एक पैसा नहीं दूंगा, और मुझे ही फंसाने की बात कह रहा था वो। कुछ लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए मैं भी सोचा जाने दो। अच्छा, सिरके, इसका मतलब है दीपक का अफेयर सिर्फ एकता के साथ नहीं, उसकी माँ सरला के साथ भी चल रहा था। सौताला सियाना समझता हूँ, माँ के साथ, बेटी के साथ। तो मैं मान रहा हूँ ना। जब मैं उसका ट्यूशन देने जाता था तो मेरा सरला के साथ रिलेशन था। तो ट्यूशन बंद हो गई, तेरा ये सब कुछ बंद हो गया, तो उसको मिला नहीं? मिला ना, लेकिन मेरा उसके साथ कोई अफेयर का लफड़ा नहीं था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे एकता से शादी करनी है। मैंने सोच लिया कि ये सब काम मैं छोड़ दूंगा। देखा सिरके, कितना जेंटलमैन आदमी है ये, ईमानदार। चल सुना, ईमानदारी की कहानी सुना। उस दिन एकता को बस में बिठाने के बाद मैं सरला से बात करने गया, मगर वो मेरी बात सुनते ही चिल्लाने लग गई। यहाँ मेरे साथ रिलेशनशिप रख रहे हो और वहाँ मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया और मुझे भनक तक नहीं पड़ने दी, और ऊपर से चाहते हो कि मैं तुम्हारी और एकता की शादी को परमिशन दूं? कतई नहीं। हाँ, तुम्हारी परमिशन इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम उसकी माँ हो। और ऐसे क्या चिल्ला रही हो? हाँ, तुम नहीं जानती थी कि रिलेशनशिप क्या है? बंद करो ये फालतू का नाटक। मुझे तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करना है। मैं एकता के साथ लॉयल रहना चाहता हूँ। एकता से पहले तुम पर मेरा हक है। हक था, अब नहीं है। अब मुझ पे सिर्फ एकता का हक है। अच्छा, तो फिर एक आखिरी बार, फिर तुम्हें जहां जाना है वहां तुम चले जाओ। मैं जानता था कि सरला मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। माँ, माँ, चुप। और माँ, आप क्या कर रही थी? आप क्या आप नहीं जानती कि मैं इससे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ इससे? तू आज इससे प्यार करती है ना? मैं इसके साथ रिलेशनशिप में तब से हूँ
जब से तूने सोचा भी नहीं था। मतलब पापा बिल्कुल ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स तो छोड़िए, आपने मेरे बॉयफ्रेंड तक को नहीं छोड़ा। और तुमने जब मुझे प्रपोज किया था तब से तुम मेरी माँ के साथ। एकता प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। एकता चले जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने आज से पहले एकता को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया सर। मैं जानता था कि वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा शायद टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर मुझे वो मौका ही नहीं मिला। क्या प्रूफ है तू वहां से निकला था? हाँ, नहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि तेरे को एकता ने देख लिया उसके माँ के साथ, तुझे लगा अब अपनी बदनामी हो जाएगी, तूने एकता को मार दिया। सर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं एकता को मार नहीं सकता सर। मैं उससे बहुत प्यार के पंछी, बहुत होगी तेरी कहानी। पिछली बार भी यही सुनाया था, सब झूठ है। सच कहानी क्या है ना, लिख के रख, और तेरे को सुना नहीं हो मुझे बुला, तब तक यही बैठने का कर ले। इधर बसून ठेवायला हो सर। जी आप शाम को आ जाइए। शिरके गाड़ी चेक करो, अच्छी तरह से घर छान मारो, देखो किधर मर्डर वेपन मिलता है क्या। कर बगा कदम। ये आप मेरे घर में से कैसे घुस सकते हैं? और ये कौन से मर्डर वेपन की बात करें आप? सर ये देखिए, ये एकता का इयरिंग लग रहा है, और गाड़ी की बैक सीट पे ब्लड स्पॉट्स भी हैं। इनकी गाड़ी में मिला? हाँ सर। इनको अपने गाड़ी में लो, चलो पटे मैडम। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ किया। अरे उस दिन दीपक के जाने के बाद मेरा और एकता का बहुत झगड़ा हुआ। आपने कभी सोचा है कि आपने कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद की है? रवि ने आपकी वजह से सुसाइड कर लिया, और आज आपने अपनी बेटी का घर फंसने से पहले उजाड़ दिया। चाहती क्या है वो बोल। मैं आपको आपके किए की सजा दिलाना चाहती हूँ। मैं अभी पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब सच बता दूंगी। एकता नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। एकता सुन। उस दिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एकता मर चुकी है। मैंने पूरे दिन उसकी बॉडी अपने बेडरूम के बाथरूम में रखी थी, और फिर रात को मैं उसकी बॉडी लेकर वडाला गई और अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा है। आसपास पता कर, कोई इस लड़के को जानता है क्या? कल शाम जब मैं यहाँ से जा रहा था तो इसको देखा था, इसके साथ एक और लड़का था, वो लड़का उसको मार रहा था। हो सकता है उस बड़े लड़के का इस छोटे लड़के की मौत के पीछे कोई हाथ। पता कर। डर और गुस्से का इस्तेमाल गलत जगह करने का नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। जैसे हुआ रवि और एकता को मौत से पहले आने वाले गुनाह की दस्तक जरूर मिली थी, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया था। सरला का रवि के साथ संबंध रखना और उनकी वीडियो को लेकर गोविंद का ब्लैकमेल करना, ये दोनों रवि के लिए दस्तक थी। सरला का एकता को हमारे यहाँ आने से रोकना, ये एकता के लिए दस्तक थी, लेकिन दोनों ने उसे अनसुना कर दिया। अगर वो उसे पहचान पाते तो शायद वो जिंदा रहते। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि अगर ऐसा होता तो, वैसा होता तो, लेकिन सच मानिए तो जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ एक दस्तक का फासला है, उसे पहचानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10।